कंट्रोल रूम पुलिस को एक पुलिस वाला फ़ोन करके कहता है कि साहब, जोली ग्रांट से मसूरी जाने वाले रास्ते पर एक सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर 3 बाइक सवार बदमाश भाग गए हैं। और ये उधर भागे हैं जिधर क्या राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का काफिला गया है। हो ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी वारदात हो जाए, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ पर पुलिस वालों की व्यवस्था की जाए और पुलिस वाले भेजे जाएं ताकि हम उन बदमाशों को पकड़ सकें, उनको गिरफ्तार कर सकें। पहला फ़ोन पहुँचता है, फिर दूसरा फ़ोन पहुँचता है कि वो जंगल की तरफ भागे हैं, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। यानी कि पुलिस वालों को देखकर रास्ता बदल रहे हैं। तभी पुलिस की एक और टुकड़ी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके बाद फिर तीसरा फ़ोन किया जाता है कि साहब, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो 3 बदमाश थे उनमें से 2 तो भाग गए हैं, लेकिन जिस बदमाश के पास हथियार था उस बदमाश को हमने मार गिराया है। बस इतना था कि पूरे देश में एक तरह से वाहवाही शुरू होती है और उत्तराखंड की सरकार भी अपने पुलिस वालों की पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हटती। साथ ही बड़े बड़े अधिकारी भी उन पुलिस वालों की पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने से रुकवा लिया है। दरअसल ये घटना कैसी थी कैसी नहीं थी, ये अगले दिन के अखबार में जो आने वाले कुछ पन्ने थे उसको पलटने के बाद ही पता चलने वाला था। लेकिन इसके बाद जो कुछ वक्त गुजर जाता है, जब सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है, तो लोग सुनकर हैरान थे, परेशान थे। शायद ही संभवतः देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को सज़ा सुनाई गई हो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून से 4 जुलाई 2009 को अखबारों के पन्ने पट जाते हैं, भर जाते हैं और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में छपता है कि राष्ट्रपति के काफिले पर शायद हमलावर हो सकते थे, उन बदमाशों में से एक बदमाश को मार गिराया गया है। और ये खबर न केवल उत्तराखंड में थी, बल्कि उत्तराखंड से आगे बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कई राज्यों तक पहुंच जाती है। और लोगों ने बड़े चाव के साथ इस खबर को, इस घटना को जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये मामला क्या है। तभी ये खबर पहुंचती है गाज़ियाबाद का एक इलाका है शालीमार गार्डन, और यहाँ के रहने वाले रविंदर सिंह के पास भी ये खबर पहुंचती है। जब वो अखबार के पन्ने पलट रहे थे तो एक फ़ोटोग्राफ्स उन्हें दिखाई देता है, और वो फ़ोटोग्राफ्स किसी और का नहीं था बल्कि उनके बेटे रणवीर सिंह का था। रणवीर सिंह का फ़ोटोग्राफ्स देखने के बाद घर में बस चीख पुकार मच जाती है। घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। उन्हें सिर्फ, बाकी सबके सब लोग खुश थे कि बदमाश मारा गया था। एक यही ऐसा घर था जो इस मौत पर, इस एनकाउंटर पर कहीं ना कहीं दुखी था, परेशान था। उसके बाद यहाँ से परिवार के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर सीधा देहरादून पहुँच जाते हैं। और देहरादून में जाने के बाद सबसे पहले पूछते हैं पुलिस वालों से कि हमारा बेटा आखिरकार है कहाँ। तो पता चलता है कि उनका जो बेटा है वो पोस्टमार्टम हाउस में है और उसका पोस्टमार्टम होने की तैयारी है। 4 जुलाई की बात थी, 5 जुलाई गुजरता है, 6 जुलाई गुजरता है। इस तरह से किसी तरकीब से घर वालों को उनके बेटे की लाश मिल जाती है। और लाश मिलने के बाद घर वाले वापस आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे को जिस तरह से मारा गया था वो बदमाश हो ही नहीं सकता, वो बदमाश है ही नहीं। तभी ये खबर पूरे अखबारों में, टेलीविज़न पर बहुत तेज़ी के साथ तैरने लगती है। अखबार वाले और टेलीविज़न वाले इस लड़के जिसका क्या एनकाउंटर में मारा गया था, बदमाश था, उस बदमाश के घर वालों से जब बातचीत की जाती है तो उसके बदमाश के घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा बदमाश हो ही नहीं सकता, बल्कि उसने हाल ही में MBA कंप्लीट किया था और उसके पास देहरादून से कॉल आई थी कि क्या तुम नौकरी करना चाहोगे। यदि नौकरी करना चाहोगे तो 3 जुलाई को तुम्हारा यहाँ पर इंटरव्यू है, इसलिए आपको इंटरव्यू देना होगा। और वो लड़का 2 जुलाई की शाम को अपने घर से निकला था इंटरव्यू देने के लिए। 3 जुलाई के उसने इंटरव्यू दिया, घर वालों से बातचीत की, इंटरव्यू बहुत सफल हुआ है। 4 तारीख को ज्वाइन करने की बात है, लेकिन अचानक ही 4 तारीख को ज्वाइन करता, वो घर पहुंचता है, वो बातचीत होती, उससे पहले ही अखबारों के माध्यम से पता चल जाता है कि उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है, जबकि उनका बेटा बहुत बड़ा बदमाश होता है, ऐसा पुलिस वाले कह रहे थे। लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। घर वालों ने डेरा डाल दिया और डेरा डालने के बाद बस ये कहने लगे कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वो इंसाफ के लिए बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है और उसके बाद पुलिस वाले उन पर लाठी चार्ज कर देते हैं और लाठी चार्ज करने पर कुछ बुरी तरह पीटते हैं। और ये बात मीडिया वाले भी देख रहे थे।
एक दिन पहले जहां वाहवाही हो रही थी कि पुलिस वालों ने किसी बदमाश का एनकाउंटर कर दिया, उसके 2 साथी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश देने की कोशिश की जा रही है, उधर एक खबर और छपती है कि एक इसमें लड़का होता है, यानी छात्र होता है जिसकी अभी हाल ही में नौकरी लगी है, उसके घर वाले अपने बेटे के इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस वालों ने उन्हें बहुत मारा है, पीटा है। तो ये 2 खबर एक साथ जब चलती हैं तो लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी थी, एक प्रश्न था कि आखिरकार सच्चाई क्या है, यही सब लोग जानना चाहते थे। धीरे धीरे करके ये बात माँ बाप, परिवार, रिश्तेदारों से शुरू होकर बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचती है और देहरादून में जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे जैसे वक्त आगे गुजरता है तब एक चौंकाने वाला ऐसी बात सामने आती है जिसको सुनने के बाद न केवल पुलिस वाले, घर वाले, गांव वाले या फिर कहें कि जितने भी आसपास के इलाके तक ये न्यूज़ पहुंची थी, सबके सब हैरान थे, परेशान थे। दरअसल 15 जुलाई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि इस छात्र जिसका नाम है रणवीर सिंह, जो कि MBA का छात्र रहा था, उसको 1-2 नहीं लगभग 22 गोलियां लगी थीं और वो भी बहुत करीब से गोलियां मारी गई थीं। तभी घर वालों को थोड़ा शक होता है, लेकिन शक की गुंजाइश अभी यहाँ से शुरू नहीं होती, बल्कि शक की गुंजाइश यहाँ से और आगे बढ़ती है, क्योंकि उसके शरीर पर 28 चोटों के निशान थे। 28 जगह से उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर था, उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था। यही एक सवाल था जिसकी वजह से उत्तराखंड की सरकार को बैकफुट पाना पड़ता है। घर वालों ने एक डिमांड की थी कि पुलिस वाले इस मामले की जांच नहीं करेंगे, बल्कि जांच इसकी उच्च स्तर से कराई जाए। तब सरकार ने CBCID के माध्यम से इस मामले की जांच कराने के आदेश दे दिए। CBCID इस मामले की जांच कराने के लिए जब करने लगती है तो घर वालों को लगता है कि शायद यहाँ से संतुष्टि नहीं मिलेगी और इस मामले की जांच यहाँ से सही हो ही नहीं सकती। तब कहीं जाकर घर वालों के दबाव के चलते उत्तराखंड सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच CBI से कराई जाएगी और CBI आती है और CBI इस मामले की जांच करने के लिए 21 जुलाई 2009 को अपने हाथ में इस केस के सारा हैंडओवर ले लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब जब इस मामले की CBI जांच पड़ताल कर रही थी तो CBI ने देखती क्या है कि ये लड़का बागपत का एक खेकड़ी गांव है, वहाँ का मूल निवासी होता है और इसके परिवार के लोग शालीमार गार्डन गाज़ियाबाद में रहते थे। इस लड़के ने MBA की पढ़ाई की थी और MBA की पढ़ाई करने के दौरान ये बेहद होशियार और इससे पहले इसकी ज़िंदगी में कोई भी एक भी मुकदमा शामिल नहीं था। ये लड़का सीधा 2 जुलाई की शाम को निकलता है देहरादून में और देहरादून में पहुँचने के बाद अपने दोस्त राम कुमार के पास रुकता है। उससे कहता है कि मेरा अगले दिन इंटरव्यू है। अगले दिन इंटरव्यू होता है 3 तारीख को और इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू में से पता चलता है कि वहाँ पर इंटरव्यू उसका बहुत ही शानदार गया है और इंटरव्यू लेने वालों ने कहा कि अगर तुम चाहो तो देर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 जुलाई से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब ये बात ये लड़का सुनता है तो अपने दोस्त राम कुमार को बताता है। राम कुमार से कहता है कि यार बहुत जल्दी नौकरी लग गई है, कितनी खुशी की बात है, घर वालों को ये सरप्राइज़ दूंगा लेकिन उससे पहले थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ी पार्टी की जाए। वो अपने दोस्त जो कि धर्मशाला के रोड पर एक मोहनी रोड है, वहाँ पर फ्लैट नंबर 9 में उसका दोस्त है अशोक कुमार, उसको फ़ोन करता है। उससे कहता है कि अशोक कुमार तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों यानी कि राम कुमार, रणवीर सिंह आ रहे हैं और तुमसे बातचीत करेंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात ये भी थी कि इसी दिन 3 जुलाई को देश की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उत्तराखंड के दौरे पर थीं और उत्तराखंड के दौरे पर होने के चलते उनका जो एक देहरादून से जोली ग्रांट से मसूरी जाने के लिए उनका काफ़िला निकलने को तैयार था, इसलिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिए गए थे, जगह जगह रास्ते रोक दिए गए थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी क्योंकि रास्ते पे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो VVIP मामला रोड बन चुका था। तभी ये आरा घर के चौकी इंचार्ज होते हैं JD भट्ट, ये अपने 1-2 लोगों के साथ रास्ते में नाकाबंदी किए हुए थे, रोके हुए थे ताकि उस रास्ते पे कोई नया जाए। और तभी राम कुमार और रणवीर सिंह जो दोनों दोस्त होते हैं, जो रणवीर सिंह अभी इंटरव्यू दे के आया है, जो कि अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती करने के लिए कुछ अपना दावत करने के हिसाब से वो निकलने वाले थे, तभी उन्हें JD भट्ट उन्हें रोक लेता है, कहता है कि इस रास्ते से नहीं जा सकते, ये VVIP रोड है और यहाँ से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल गुजरने वाली हैं। लेकिन जो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, उसका दोस्त होता है राम कुमार, उनको लगता है कि हमें देर हो जाएगी और देर हो जाएगी तो इसलिए हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आएंगे तो कोई बात नहीं, वो निकल जाएंगे, हमें उनसे क्या दिक्कत है। लेकिन जब आपस में यहाँ बातचीत चल रही है, बातचीत चलते चलते वो पुलिस वाला JD भट्ट जो होता है वो गुस्से में उसकी बाइक पर बहुत तेज़ी का डंडा मार देता है। ये बाइक होती है राम कुमार की और जैसे इसमें डंडा मारता है तो इस बात पर गुस्सा आ जाता है। इसी बीच में अशोक कुमार को भी, क्योंकि अपने वो कमरे पर नहीं था, वो भी अपने दोस्त के साथ आ जाता है। इत्तेफाक ये होता है कि तीनों दोस्त एक जगह मिल जाते हैं। जब 3 दोस्त होते हैं, पुलिस वाले कम होते हैं,
तभी रणवीर सिंह एक जोर का तमाचा मारता है उस सब इंस्पेक्टर को, चौकी इंचार्ज को, क्योंकि उसने उसकी गाड़ी में डंडा मारा था, उसके दोस्त को थप्पड़ मारा था। जब दोस्त को थप्पड़ मारा तो रणवीर सिंह ने इस बात का बदला लेने के लिए न केवल उस चौकी इंचार्ज को उठा के पटका, बल्कि जब जोर से थप्पड़ मारा तो आसपास के कई लोग इस दृश्य को, इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहे थे। और बात बढ़ते बढ़ते इन्होंने फिर पुलिस वाले को जमकर पीटना शुरू कर दिया। पीटकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दो दोस्त तो भाग जाते हैं, राम कुमार और अशोक कुमार। रणवीर सिंह यहीं पर रह जाता है और तभी वो कंट्रोल रूम को फ़ोन करके कहता है कि एक बदमाश है जो मेरी सर्विस रिवॉल्वर लेके भाग चुका है, इसलिए जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। दो दोस्त भाग जाते हैं, एक रह जाता है। पुलिस वालों की टुकड़ी भी वहाँ पर आ जाती है और जब टुकड़ी आ जाती है तो रणवीर सिंह को पकड़ कर वो अपनी जीप में डालते हैं और जीप में डालने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त रहता कहाँ है, उसके पास हमें लेके चलो। तभी वो जो धर्मशाला है उसके मोहनी रोड पर एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 9, अशोक कुमार जहाँ रहता था, सीधा यहाँ से धर्मशाला की तरफ चल देते हैं। और जाने के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं उन फ्लैटों में, और वहाँ जाने के बाद देखते हैं तो ताला लगा हुआ था। उसके दोस्त दोनों में से कोई सा ही नहीं था, ना राम कुमार था ना अशोक कुमार था। अब यहाँ से पुलिस वाले खिसियाए हुए थे, परेशान थे और इस लड़के रणवीर सिंह को लेकर सीधा थाने पहुंचते हैं। लेकिन वो थप्पड़ जो उस चौकी इंचार्ज को पड़ा था, उस थप्पड़ की गूंज उसके कानों में लगातार गूंज रही थी। उस थप्पड़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान था। ये बात धीरे धीरे पूरे चौकी में फैल जाती है। ये बात नज़दीकी जो थाना लगता है जिसके अंडर में चौकी आती थी, वहाँ के इंस्पेक्टर के पास पहुँच जाती है, वहाँ के पुलिस वालों के पास भी पहुँच जाती है। वो पुलिस वाले बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर अब थाने में आ जाते हैं और थाने में आने के बाद उस लड़के के साथ हर कोई हाथ साफ कर रहा था। जो आ रहा था वो मार रहा था, जो आ रहा था वही उसको पीट रहा था। मारते मारते उसकी कई हड्डियां टूट जाती हैं, कई जगह उसके शरीर में फ्रैक्चर हो जाते हैं और वो तड़प रहा था, परेशान हो रहा था। तब उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि ये छात्र मर जाए, इसलिए इस छात्र का अब कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना होगा। तभी वो पुलिस वाले, जिनकी संख्या थी 18, वो पुलिस वाले सीधा उसे लेके चले जाते हैं जंगल की तरफ और कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यानी कि राष्ट्रपति का काफिला जिधर जा रहा है, जिधर गुजर रहा है, उधर एक सर्विस रिवॉल्वर जो कि एक चौकी इंचार्ज की थी, उसको लूट कर 3 बदमाश भाग रहे हैं। तभी वो दूसरा फ़ोन करते हैं, पुलिस की मदद मांगते हैं और तभी तीसरा फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि वो एनकाउंटर में मारा गया है, उसने लगातार पुलिस पर गोलियां चलाई थी। जब पुलिस की पर लगातार गोली चल रही थी तो जवाबी कार्रवाई में उसको भी हमने गोलियां मार दी और वो मर चुका है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीबीआई की जांच जब होती है तो सच सामने आता है और जब सच सामने आता है उत्तराखंड की पूरी प्रदेश की पुलिस जो होती है वो हिल जाती है, डुल जाती है। सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये पुलिस वाले ऐसा कैसा कदम उठा सकते हैं। और इस मामले की गूंज अब न केवल उत्तराखंड में थी बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है कि एक होनहार स्टूडेंट, एक छात्र जो अपने परिवार का लाडला था, एक छात्र जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाला था, एक छात्र जिसने पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ कुछ हासिल किया आगे बढ़ने के लिए, एक भविष्य संवारने के लिए। पुलिस वाले ने एक थप्पड़ की वजह से उसको इतना मारा कि उसके शरीर के अंदर 28 जगह पर फ्रैक्चर पाए गए थे और यहाँ से तसल्ली नहीं मिली तो उसको 22 गोलियां मारकर मौत के घाट हमेशा हमेशा के लिए उतार दिया। चार्जशीट जो दाखिल की थी 4 जून 2006 को और 6 जून 2014 को सीबीआई ने इस मामले में इन्हें दोषी पाते हुए 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। और जैसे ही उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं तो ये भारत के इतिहास का पहला ऐसा मामला बन जाता है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद मामला आगे चलने लगता है। आगे चलते चलते फिर पुलिस वाले सुप्रीम हाई कोर्ट जाते हैं। इसी बीच में आपको ये भी बताते चलें कि घर वाले जो थे इस छात्र के, उनको यकीन नहीं था कि देहरादून में इस मामले की सुनवाई होगी तो देहरादून की पुलिस या वहाँ की जो अदालत होगी वहाँ उनके साथ इंसाफ होगा। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि हमारे बेटे को दिल्ली के अंदर सुनवाई की जाए, वहाँ सुनवाई होगी तो उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। और उनकी जैसे उन्होंने सोचा था ठीक वैसे ही होता है और इन्हें 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इसके बाद मामला पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जो सीबीआई की विशेष अदालत होती है। इन 11 पुलिस वालों को वो माफ़ी दे देती है। माफ़ी देने का रीज़न ये होता है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए जाते और 18 में से 7 पुलिस वाले दोषी पाए जाते हैं उनके हिसाब से। अगर उन दोषी पुलिस वालों के नाम की बात करें तो उसमें इंस्पेक्टर होते हैं एस.के. जायसवाल, चौकी इंचार्ज जे.डी. भट्ट जो कि आराकर के पुलिस चौकी इंचार्ज थे, जिनके साथ मारपीट हुई थी, जिन्होंने उस छात्र के साथ बेइंतहा मारपीट की थी। कांस्टेबल अजीत सिंह होते हैं, एसओजी प्रभारी नितिन चौधरी होते हैं, एसओ राजेश बिष्ट, नीरज यादव, चंद्रमोहन। और उसके बाद फिर ये मामला कहीं ना कहीं घर वालों को लगता है कि ये 11 पुलिस वाले जो छोड़ दिए गए हैं ये सही नहीं हुआ है। उधर 7 पुलिस वालों को लगता है कि उनके साथ भी गलत हुआ है। वो भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और परिवार के लोग भी
सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। परिवार के लोग इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उन्हें लगता है कि सारे के सारे 18 के 18 पुलिस वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जबकि 7 पुलिस वाले इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें माफ़ कर दिया जाए, जैसे क्या 11 पुलिस वालों को माफ़ कर दिया गया था। पूरे मामले की अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है, क्या नहीं लेता है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जिस तरह से एक छात्र का इन्होंने एनकाउंटर किया था अपनी टीस निकालने के लिए, अपनी अपमान का बदला लेने के लिए, जबकि छात्र की कोई गलती नहीं थी, छात्र को ज़बरदस्ती निशाना बनाया गया था। छात्र को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन डंडा मारकर छात्रों को न केवल उनकी मोटरसाइकिल में डंडा मारा बल्कि छात्रों को भी पीटा गया था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से पुलिस वालों ने किया था वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। छात्र की अगर छोटी मोटी गलती भी थी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मारना या पीटना चाहिए था या उसकी बाइक तोड़नी चाहिए थी। जो भी हुआ है वाकई गलत हुआ है। ना केवल इसमें छात्र की जान गई है बल्कि 18 पुलिस वालों की ज़िंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गई है। साथ ही 18 पुलिस वालों से जुड़े उनके परिवार के लोगों की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं तबाही हो चुकी है। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें हसन खुर्शीद हैं बिहार से, सैम खान हैं, मनोरमा झांसी से हैं, साबिर आलम के बेटे हैं आफ्ताब आलम बिहार से, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें रवीश गुज्जर हैं, निमी महतो हैं, अबरार अहमद मेवात से हैं, गौरव सिंह उनकी पत्नी निशा मौर्या बिहार से, धनंजय कुमार CRPF से हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, शेख साबिया मोहम्मद नवाब खान बिहार से, अफरोज़ आलम झारखंड से, विनय गुप्ता प्रयागराज से, रीना देवी जहानाबाद से, काशिफ खान बिहार से, मनराज मीणा राजस्थान से, सोहन सिंह भाटी जयपुर, रोबिन सिंह आगरा, नीतू दक्ष अलीगढ़, चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश, अनुज कानपुर से हैं, मंजेश कुमार मुजफ्फरपुर से, महफूज मंसूरी, खुशी सिंह, प्रवीण ठाकुर गुजरात से, अनिल यादव बदायूं से, माहिर कुरैशी नौहर राजस्थान से, बुलेट कुमार आर्य दिल्ली से, नारायण सिंह उत्तर प्रदेश से, ज़मीर खान मुंबई से, अजीत कुमार अलीगढ़ से, नसीम हरियाणा से। इन सभी लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं, 11 नवंबर को मेरा खुद का भी जन्मदिन होता है। देखते हैं मुझे कौन कौन बधाई देता है, कौन कौन शुभकामनाएँ देता है। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।